बलि होने की परवाह नहीं, मैं हूँ कष्टों का राज रहे, मैं जीता 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 हूँ, माता के हाथ स्वराज रहे। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, भारत माँ जो अनेक वीर सपूतों की जननी है, जिसने ऐसे ऐसे वीर सपूत जने हैं जिनको स्वयं पर अंकित कर इतिहास के पन्ने भी हर्षित हैं, गर्वित हैं, चमत्कृत हैं। ऐसे बहुत से वीर सपूत हैं जिनके बारे में हमने बार बार कई बार पढ़ा है, सुना है, समझा है और जाना है। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने उनमें से ही एक चरित्र जिनके नाम के साथ ही सरजा लगा है, सरदार की उपाधि लगी है, वीर कहा जाता है, वीर शिवाजी के चरित्र को आपने पढ़ा था। पुनः बच्चों, आज काव्य के उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और एक और चरित्र के बारे में पढ़ेंगे जो है छत्रसाल प्रशस्ति के नाम से। बच्चों, जैसा कि विदित है, पिछली कक्षा में महाकवि भूषण को पढ़ते हुए आपने उनके चरित्र के बारे में पढ़ा, क्या उनकी भाषाई दक्षता है उसको जाना, काव्य में उनकी क्या गति रही, कैसा प्रवाह रहा, कैसा प्रभाव रहा, इससे आप परिचित हुए थे। लेकिन दो शीर्षक आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं महाकवि भूषण द्वारा सृजित, जिसमें पहला था शिवा शौर्य, जिसे आपने दो खंडों में, दो भागों में पढ़ लिया। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज जो हम चरित्र पढ़ने वाले हैं वो है छत्रसाल प्रशस्ति। बच्चों, जैसे कि चर्चा के क्रम में आपने ये जाना था कि महाकवि भूषण बहुत सारे राजाओं के आश्रय में रहे थे। जैसा कि विदित है कि रीतिकाल में सभी कवि राजाश्रय में रहते थे। हर तरफ जो माहौल था, जो उस समय की गति रही, जो कवियों की रुचि रही, वो श्रृंगारिक माहौल हर तरफ था और सर्जना के केंद्र में भी वही था। इसलिए रीतिकाल और श्रृंगार काल, बहुत सारे नामों से हम रीतिकाल को जानते हैं। लेकिन जब बात महाकवि भूषण की आती है तो आप जानते हैं कि ये सर्जना का वो स्वर है जो फूटा तो रीतिकाल में, लेकिन श्रृंगारिक धारा में नहीं, राष्ट्रीय चेतना की धारा, एक नवीन काव्य धारा का उदय हुआ रीतिकाल में, जिसको स्थापित करने का श्रेय है महाकवि भूषण को, क्योंकि वो धारा थी राष्ट्रीय चेतना की। और उनका जो संपूर्ण काव्य है, जो संपूर्ण सृजन है, वो इसी धारा में बहा है, यही मुख्य रूप से। लेकिन इसमें भी एक बात जो हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि बहुत से राजाओं के आश्रय में तो रहे, लेकिन इन्होंने कहा कि जो आम जनमानस की पीड़ा को हरे, जो यवनों के आतंक से मुक्ति दिलाए, मैं उनके ही चरित्र को लिखूंगा, गाऊंगा, उनका ही यशोगान करूंगा। और इनके जो सर्जना का केंद्र है उसमें दो ही लोग हमें मिलते हैं, वीर शिवाजी और छत्रसाल। आइए अविलंब अपने मुख्य विषय की ओर चलते हैं और जानते हैं छत्रसाल प्रशस्ति के परिचय से परिचित हों, क्योंकि आज यही हमें पढ़ना है। तो बच्चों, आप परिचित हो गए कि जो ओज की, जो वीरता की, जो राष्ट्रीय गौरव की धारा बह रही है पिछली कक्षा से, पुनः हम और आप उसी में अवगाहन करेंगे। लेकिन आज जो हमारा विषय है, जो शीर्षक है, वो भिन्न है। हम शिवा शौर्य से चले हैं और अब हम उसी पाठ के अंतर्गत छत्रसाल प्रशस्ति पढ़ने जा रहे हैं। आइए परिचय से परिचित हों। ध्यान दे बच्चों, शीर्षक छत्रसाल प्रशस्ति, रचयिता महाकवि भूषण। जैसा मैंने पहले भी कहा कि काव्य के लिए रचयिता या सर्जक शब्द का प्रयोग करते हैं। भाषा देखें, ब्रज है। वैसे तो आप ब्रज के लालित्य से, इसकी मधुरिमा से परिचित हुए, भक्तिकाल से ही चले तो बहुत कुछ आपने पढ़ा, जाना है। लेकिन यहाँ आपने ब्रज का एक अलग रूप देखा था, क्योंकि कहते हैं कि भूषण जो है, उनकी जो दक्षता है, वो भाषा को भी अपने हिसाब से, अपने मनोभाव से, अपने ही प्रभाव में ढाल देते हैं और वो उधर ही प्रवाहित होने लगती है, उनकी गति से, उनकी लय से, उनकी ताल से, उनके मनोभावों के हिसाब से। और आपने ये महसूस भी किया है इसके पहले
तो आज पुनः हम फिर इसी भावधारा में, और भाषा भी वही है, रस वीर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भूषण का केंद्र ही यही है, गुण ओज और छंद मनहरण कवित्त। ये जो मनहरण कवित्त है ये कवि का प्रिय छंद है, और जब वो अपने नायक का यशोगान कर रहे हैं तो उन्होंने अपने प्रिय छंद में कैसे किया है ये अभी हम थोड़ी देर में परिचित होंगे। और जो बच्चों आज हम जो अंश पढ़ने जा रहे हैं ये छत्रसाल दशक का अंश है, जो 2 पद 2 छंद कह सकते हैं। आइए और आगे बढ़ें और परिचित हों पाठ के मूल भाव से। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सर्जना होती है, कुछ भी लिखते हैं पढ़ते हैं तो एक केंद्रीय भाव होता है, जो प्रधान भाव होता है, जो मूल भाव होता है। तो क्या है इस शीर्षक में पाठ का मूल भाव, इसके अंतर्गत आइए जानते हैं। ध्यान दें बच्चों, कवि भूषण ने युद्धरत महाराज छत्रसाल की तलवार और बर्छी के पराक्रम का वर्णन किया है तथा उनके शौर्य एवं युद्ध कौशल की अद्भुत व्यंजना की है। बच्चों, एक बात विशेष रूप से आप ध्यान दें कि यहाँ प्रशस्ति मतलब गाथा जो है, जो शौर्य की गाथा गाई जा रही है, जो प्रशंसा हो रही है, वो महाराज छत्रसाल की हो रही है, लेकिन यहाँ माध्यम उनकी तलवार को बना दिया गया है। देखिए, कोई बात कहनी होती है, कवि की ये दक्षता है, ये कौशल है कि वो किस तरीके से अपनी बात को कहते हैं। तो यहाँ प्रशंसा तो करनी है महाराज छत्रसाल की, लेकिन माध्यम जो है वो तलवार है। उसके माध्यम से कवि बता रहे हैं कि उनकी शूरवीरता, उनका कौशल, उनकी दक्षता, उनका तेज, उनका प्रताप कैसा है। आइए सीधे सीधे अब हम और आप चलते हैं छत्रसाल प्रशस्त की ओर और उन पंक्तियों में उतरते हैं जिसके माध्यम से हम और आप जान पाएंगे कि कैसा उनका यश रहा है। बच्चों ध्यान दें, ये आपके समक्ष पहला, ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम जो हम और आप करते हैं वो होता है पाठ का। तो आइए सीधे सीधे पाठ की तरफ चलते हैं, और पाठ भी कैसे, छंद विधान के आधार पर। जैसा कि आपको विदित हो चुका है कि ये जो पंक्तियां हैं ये मनहरण कवित्त छंद में है। अब आप पूरी तरह परिचित हो चुके हैं, क्योंकि पिछली कक्षा में भी आपने इसी छंद के माध्यम से पढ़ा है। तो आप इसके प्रवाह से, इसकी गति से, इसके लय से, इसके तुक से, आरोह से, अवरोह से पूरी तरह परिचित हैं। आइए मेरे स्वर में स्वर मिलाकर पढ़िए और साथ साथ पाठ करते हैं, फिर निहित अर्थों की ओर हम और आप चलेंगे। आइए ध्यान दें कि क्या कवि बताना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तलवार के बारे में बता रहे हैं और उसके माध्यम से ही कवि महाराज छत्रसाल की प्रशंसा करेंगे। ध्यान दें, छंद विधान के आधार पर 2 से 3 बार आप पाठ करेंगे तो अर्थ स्वयं खुलते हुए से नजर आते हैं। देखें, निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारतम तोम से गयंदन के जाल को, लागती लपटी कंठ बैरिन के नागन सी, रुद्र हीरे झावे दे दे मुंडन के माल को, लाल छिति पाल छत्र साल महाबाहुबली, लाल छिति पाल छत्र साल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाले को, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। ध्यान दे बच्चों, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका से किलकी कले उदेती काल को, कालिका से किलकी कले उदेती काल को। जितना भी हमने भूषण को पढ़ा है, जाना है, उस प्रवाह में हम उतरे हैं, उतना ही हमने महसूस किया है कि क्यों है ये राष्ट्रीय चेतना के कवियों में शीर्ष पर। बच्चों, जब आप पंक्तियों में उतरते हैं तो एक अलग ही आनंद हम और आप महसूस करते हैं, रोंगटे खड़े होने लगते हैं, सुप्त चेतनाएं जो हैं वो जागृत होने लगती हैं। और ये जो वर्णन है, जो इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी पंक्तियों को सुनकर कायर भी मचल उठता है, प्रवाह उसकी भी नसों में जागने लगता है, तो निसंदेह ऐसा होता ही होगा, क्योंकि मात्र पाठ से एक अलग सी स्फूर्ति मैं स्वयं महसूस कर रही हूं, और बच्चों निसंदेह आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। आइए निहित अर्थों की तरफ चलते हैं। आप जान चुके हैं कि यहाँ महाराज छत्रसाल के तलवार की बात हो रही है। अब देखिए कवि क्या कह रहे हैं।
तलवार का प्रयोग युद्ध भूमि है, और तलवार कैसे चल रही है, क्या है उसका प्रभाव, क्या है उसकी गति, क्या है उसकी तीक्ष्णता, ये सब हम इसके माध्यम से जानेंगे। देखें क्या कहते हैं कवि, निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी। मयूख मतलब होती है किरणें, और प्रलय भानु, भानु मतलब सूर्य, प्रलय मतलब प्रलय कालीन जो सूर्य है उसकी किरण। निकसत म्यानते, अब देखिए बात तो तलवार की हो रही है बच्चों, ध्यान दें। निकसत म्यानते, कि म्यान से जब वो तलवार निकलती है, मयूख है तो उसकी किरणें, आप जानते हैं तलवार भी चमकती है, तो जब म्यान से तलवार निकली तो उसकी चमकीली किरणें ऐसी लग रही हैं, मयूख है किरणें प्रलय भानु कैसी, जैसे प्रलय कालीन सूर्य हो उनसे निकलने वाली जो किरणें हैं उसी तरह की किरणें तलवार से निकल रही हैं। कब? जब म्यान से तलवार बाहर आ रही है। किसकी? महाराज छत्रसाल की। और देखें, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, और जो विपक्षी सेना है, जो शत्रु सेना है, उसमें गयंदन मतलब होता है हाथी, तो जो हाथियों के समूह हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब युद्ध भूमि है तो हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, जैसे पिछले आपने कक्षा में पढ़ा था कि वो चतुरंगिनी सेना लेकर निकले थे, तो यहाँ बात चतुरंगिनी सेना की नहीं हो रही है, लेकिन जब सेना निकली है तो उसमें हाथियों के समूह भी हैं, घोड़ों के, लेकिन यहाँ बात हाथियों के समूह की कही जा रही है। आप देखें क्यों, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। गयंदन यानी जो हाथियों का जाल, अर्थात जो समूह है, जो घोर अंधकार के समान विपक्षी सेना के हाथियों का समूह है, फारे तम तोम से। तो ये जो तलवार है कौन सी? महाराज छत्रसाल की, जो म्यान से निकली है, जिसकी किरणें ऐसी हैं जो प्रलय कालीन सूर्य के समान है। तो जैसे प्रलय कालीन सूर्य की किरणें तम तोम घोर अंधकार को भी क्षीण कर देती हैं, उसका नाश कर देती हैं, हर तरफ प्रकाश फैलाती हैं, वैसे ही ये जो तलवार है वो हाथियों के समूह जो अंधकार के समान फैले हुए हैं उनको भी वो पूरी तरह से चीरते हुए अपना रास्ता बना के आगे बढ़ रही है। और क्या क्या कर रही है तलवार? तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो तलवार है वो कैसे? निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, कि वो म्यान से निकली और उसकी जो किरणें हैं, जो चमक है, वो प्रलय कालीन सूर्य के समान है। जैसे सूर्य उदित होता है तो घोर अंधकार भी छट जाता है, और प्रलय कालीन कहा गया तो जैसे वो सूर्य है घोर अंधकार को भी हर लेता है, वैसे ही ये तलवार हाथियों के समूह को फाड़ती हुई, काटती हुई आगे बढ़ रही है। लागत लपट कंठ बैरिन के नागन सी, ध्यान दीजिए, लागत लपट कंठ बैरिन की नागन सी। और क्या क्या कर रही है तलवार? लागत लपट कंठ, वो आगे बढ़कर जो शत्रु हैं उनके गले से इस तरह लग रही है, उनको इस तरह से काट रही है जैसे नागिन। यहां देखिए तलवार को किसके समान बता दिया गया? नागिन के समान। लागत लपट, जैसे नागिन गले में लिपट जाती है अपने शत्रुओं के, उनका विनाश कर देती है, वैसे ही ये जो तलवार है वैरिन कंठ, वो बैरियों के, शत्रुओं के गले से लगकर उनके सर को अलग कर दे रही है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों कर रही है? तो कवि कहते हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है रुद्र अर्थात भगवान शंकर, कि रुद्र ही रिझावे, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए दे दे मुंडन के माल को, कि वो मुंडों की, नर मुंडों की माला देकर प्रसन्न कर रही है भगवान भोलेनाथ को, शंकर को। ध्यान दें, यहां आप समझे बच्चों की कहा जा रहा है कि म्यान से निकली, इसने अंधकार को चीरते हुए जैसे किरणें निकलती हैं, वैसे हाथियों के समूह को जो अंधकार की भांति उन्हें फाड़ते हुए ये तलवार आगे बढ़ रही है। वो बैरियों के कंठ से लिपट रही है, जैसे नागन लिपट जाती है अपने शत्रुओं के कंठ से और उनके प्राण हर लेती है, वैसे ही ये तलवार भी अपने बैरियों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ, अपने शत्रुओं के साथ और विपक्षी सेना के साथ कर रही है। और ऐसा तब प्रतीत होता है कि वो रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, कि वो मुंडों की माला देकर रुद्र को, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाह रही है। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहां लो बखान करो तेरी करवार को। अब देखिए कवि कहते हैं लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, पृथ्वी के पालक छितिपाल,
लाल, पृथ्वी के लाल, पृथ्वी के पालक, ये जो महाबाहु, जिनकी भुजाओं में अतुलित बल है, जो अतुलित बलशाली हैं, जो महाबाहुबली कहे जा रहे हैं, ऐसे महाराज छत्रसाल के बल का मैं कहां तक बखान करूं, कहां लो बखान करूं तेरी करवाल को, कि ऐसे जो बाहुबली हैं उनके करवाल अर्थात तलवार की मैं बखान कहां तक करूं, ये कवि कहते हैं। अर्थात जो उनका बल है, जो उनकी तलवार है, उसकी प्रशंसा कितनी करूं, क्योंकि वो ऐसी है कि आश्चर्य में डाल देने वाली है, शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली है। तो कवि कहते हैं कि मैं ऐसे महाराज छत्रसाल के करवाल अर्थात तलवार की कहां तक बखान करूं जो इतनी विशेषताओं से विभूषित है। प्रतिभट कटक कटीले केते काट काट। ध्यान दे बच्चों, प्रतिभट मतलब जो विपक्षी शत्रु हैं वो, और कटक उनकी जो सेना है। तो ये कहते हैं कि जो शत्रु की है सेना, शत्रुओं की सेना को देखिए, कटीले केते काट काट, वो जो तलवार है वो शत्रुओं की पूरी सेना को काट काट टुकड़ों में ऐसा काट रही है कि लग रहा है कालिका सी किला की कलेऊ देती काल। और जब ये विजयश्री हासिल कर रही है, जब ये तलवार प्रहार कर रही है, काट रही है टुकड़ों में, किसको? शत्रु सेना को, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कालिका सी किला की कलेऊ देती काल को, कि ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कालिका के समान प्रसन्नता सूचक किलकारियां, जब बहुत प्रसन्न होती हैं काली तो किलकारियां मारती हैं, हंसती हैं। तो इस तलवार को कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कालिका के समान किलकारियां मारकर कलेऊ देती काल को कलेऊ अर्थात ग्रास दे रही है। कौन? जलपान दे रही है, आहार दे रही है। कौन? तलवार। बच्चों एक बात ध्यान देना कि यहां बात तो तलवार की हो रही है, किसके? महाराज छत्रसाल की। तो कवि कहते हैं कि जो शत्रु योद्धा हैं, जो उनकी सेनाएं हैं, उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट कर ऐसा लग रहा है कि ये तलवार कालिका सी, कालिका के समान प्रसन्नता सूचक किलकारियां मार रही है। और क्या कर रही है? कलेऊ देती काल को, और काल को ग्रास दे रही है, जलपान दे रही है, कलेवा दे रही है, आहार प्रदान कर रही है। ऐसी कवि की कल्पना है, ऐसा वो बता रहे हैं महाराज छत्रसाल के तलवार के बारे में। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन पंक्तियों के काव्यगत सौंदर्य को। ध्यान दें बच्चों, वैसे तो विदित है कि इसमें तलवार की प्रशंसा की गई। ध्यान दें, कवि ने महाराज छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा करते हुए उनके पराक्रम का वर्णन किया है। जैसा मैंने अभी बताया कि बात तो यही कहनी है, उनके शौर्य की गाथा है, उनकी प्रशस्ति है, लेकिन माध्यम बनाया गया है तलवार को। आगे देखें, भाषा परिचित है, ब्रज रसवीर गुणोज छंद मनहरण कवित्त। वैसे बच्चों मनहरण कवित्त से आप परिचित हैं, लेकिन पुनः एक बार देख लें कि क्या होता है। मनहरण छंद में प्रत्येक चरण 31 अक्षर का होता है। साधारणतः 16 और 15 अक्षरों पर विराम होता है और अंत का अक्षर दीर्घ होता है, यानी बड़ा होता है, जैसा आपने देखा बाद में को आ रहा था। अलंकार देखें कौन कौन से थे। अलंकार उपमा, नागिन सी, कालिका सी। देखिए यहां समानता बताई गई थी, तो नागिन सी और कालिका में उपमा अलंकार। अनुप्रास भी आया था, कटक कटीले केते काटी काटी में अनुप्रास अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश, दय दय। तो बच्चों आपने ये देखा पहले अंश का ये काव्यगत सौंदर्य था। आइए और आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपके समक्ष ये जो दूसरा छंद है, जो दूसरा पद है, ये मनहरण कवित्त का। आइए अब इसको देखते हैं कि इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं। आइए सबसे पहला काम बच्चों हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला काम है वो है पाठ का, फिर निहित अर्थों की ओर चलेंगे। चलिए पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ें छंद विधान के आधार पर। भुज भुज गेस की वह संगिनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दी है दारुण दलन के। बख्तर पाखरन बीच धंसी जात मीन, पैरी पार जात परवाह जो जलन के। रया राव चंपत के छत्रसाल महाराज, रया राव चंपत के छत्रसाल महाराज, भूषण सकै करी बखान को बलन के। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने हैं खलन के। तेरी बर छीने हैं खलन के।
अब देखिए यहां भी वही बात है। अब देखिए कि आगे अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, आइए बच्चों जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, भुज भुजगेश। अब देखिए कवि क्या कहते हैं कि जो भुज है, भुजाएं जो है वो कैसी हैं, वो सर्प के समान, शेषनाग के समान। आगे देखिए कि वह संगिनी भुजंगिनी सी। बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तलवार के बारे में और उसके माध्यम से महाराज छत्रसाल की ही प्रशंसा हो रही है। तलवार कहाँ धारण करते हैं, हाथ में। तो यहाँ देखिए कवि किस तरह से बता रहे हैं, वो हाथ को और उसमें धारण तलवार को किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। ध्यान दें, भुज भुजगेश कि जो उनकी भुजाएं हैं वो सर्प के समान, शेषनाग के समान कह दिया, और संगिनी भुजंगिनी सी। और शेषनाग की जो संगिनी है, जो सर्प की संगिनी है, जो सर्पिणी है, भुजंगिनी सी कह दिया गया। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया कि जो तलवार है वो कैसी है, वो सर्पिणी की भांति है, वो भुजंगिनी के समान है। ध्यान दे बच्चों, भुजगेश और भुजंगिनी, सर्प और सर्पिणी का जैसे साथ होता है, जैसा समर्पण होता है, जैसा साहचर्य होता है, वैसा ही कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हाथ और तलवार का, हाथ और उस हथियार का। तो कहते हैं भुज भुजगेश कि जो भुजाएं हैं वो सर्प की भांति हैं, भुजगेश की भांति, और सर्प की जो संगिनी है यानी सर्पिणी है उसके समान वो तलवार है। किसकी, महाराज छत्रसाल की। खेद खेद खाती दीह दारुण दलन की। और जिस प्रकार सर्पिणी जो है वो अपने शत्रुओं को छोड़ती नहीं है, उनको खदेड़ खदेड़ कर खा जाती है, चाहे वो कितने ही भयंकर हो, कैसे भी हो, जिस प्रकार वो उनका विनाश कर देती है, उनको छोड़ती नहीं है, वैसे ही महाराज छत्रसाल की तलवार भी है। क्योंकि देखिए यहाँ तलवार को ही सर्पिणी की भांति कहा गया, तो जैसे वो अपने शत्रुओं को नहीं छोड़ती, वैसे ही ये तलवार भी खेद खेद खाती दीह दारुण दलन की, कि कैसा भी रहे, कितनी भी विशाल सेना हो, कैसे भी लोग हो, कैसे भी, लेकिन जो शत्रु हैं उनको वो छोड़ती नहीं है, उनको दौड़ा दौड़ा कर प्रहार करती है, काटती है तलवार, उनका विनाश, उनका सर्वनाश कर ही देती है। बख्तर पाखरन बीच धंसी जात, मीन पैर पार जात, परवाह जो चलन को ध्यान दे। बख्तर पाखरन कवच कहा गया। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ क्यों कहा जा रहा है कि बख्तर पाखरन और मीन, ये सब ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी बातें जिससे बड़ी सहजता से आप तक ये बातें पहुंच रही हैं, कुछ उदाहरण ऐसे ऐसे कवि ने लिए हैं। तो कहते हैं कि जो कवच है और पाखरन जो लोहे की झूल है। बच्चों देखिए जब युद्ध में जाते हैं तो चाहे सैनिक हो, वो भी अपनी सुरक्षा के लिए कवच धारण करते हैं, और जो हाथी घोड़े होते हैं उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। तो उनके भी ऊपर ध्यान दें, पाखरन, ये युद्ध के समय हाथी और घोड़ों के पीठ पर एक लोहे की झूल डाली जाती है। वो क्यों, उनकी सुरक्षा के लिए, वो उनके सुरक्षा कवच होते हैं। तो कवि देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि बख्तर पाखरन बीच धंसी जात मीन, कि कवच और लोहे की झूल के बीच उसी प्रकार धंस जाता है, प्रवेश कर जाती है तलवार, जैसे मछली, मीन पैर पार जात परवाह जो जलन को, जैसे जो मछली है वो पैर पार जात, वो तैर कर पार चली जाती है परवाह जो जलन को। जल कैसा है, उसका प्रवाह क्या है, उसकी गति कैसी है, इसको बिना इसका परवाह किए हुए जैसे मछली जो है वो आसानी से पार चली जाती है, तैर जाती है, चाहे लहरें कैसी हो, प्रवाह और गति उसका कैसा भी हो, जैसे वो सरलता से इधर से उधर चली जाती है, वैसे ही ये तलवार कवच को और लोहे की झूल को भी भेद जाती है बहुत ही आसानी से, बिना किसी परेशानी के। तो यहाँ मछली के समान कहा गया, जैसे मछली आसानी से पानी में, वैसे ही उस कवच और लोहे की झूल के बीच में भी तलवार आसानी से धंस जाती है, प्रवेश कर जाती है। रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज भूषण सकै कर बखान को बलन को। अब देखिए कवि क्या कहते हैं कि अब देखिए कि भूषण खुद बार बार ये कह रहे हैं कि मैं कहां तक बखान करूं, मैं कहां तक। तो कहते हैं कि चंपत राय के जो पुत्र है महाराज छत्रसाल, उनके बल का बखान भूषण कहां तक कर सकते हैं। स्वयं कह रहे हैं रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज, कि जो महाराज चंपत के पुत्र हैं, जो राजा चंपत के पुत्र महाराज छत्रसाल हैं, मैं उनकी कहां तक, उनके कहां तक बल की मैं बखान करूं। भूषण सकै कर, भूषण कहां तक बखान कर सकते हैं, बखान को बलन की, कि जो बल है महाराज छत्रसाल का,
उनकी तलवार के माध्यम से जिसको कवि यहां व्यंजित कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, जो उनका अभीष्ट है, जो उनका इष्ट है, कि वो यही बताना चाह रहे हैं कि कैसा बल है भुजाओं में महाराज छत्रसाल की। तो वो कहते हैं कि मैं कहां तक मैं उनके बल की बखान करूं, कहां तक उनके बल का बखान भूषण कर सकते हैं। अब देखिए आगे कह रहे हैं, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। अब फिर उसी तलवार को माध्यम लेकर कि उनकी बर्छी, उनका तलवार जो है पक्षी पर छीने, जैसे पक्षी होते हैं जिनके पर छीण हो गए हों, कट गए हो, असहाय होकर जमीन पर पड़े रहते हो, कोई पराक्रम नहीं दिखा सकते, ऐसे परे पर छीने वीर। कवि कह रहे हैं जैसे पक्षियों के पर कट जाएं, छीण हो जाए तो जो स्थिति उनकी होती है, वैसे ही परे पर छीने वीर, पर छीने वीर, बल से छीण वीर, कि वैसे ही इनकी तलवार ने, इनकी बर्छी ने असहाय बना दिया है किसको? शत्रु की सेना को, उनके योद्धाओं को, उनको वीरों को। उनकी स्थिति ऐसे कि बल से छीण हो गए हैं, वो कोई भी पराक्रम नहीं दिखा पा रहे हैं। तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन की। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी बर्छी ने, तुम्हारे तलवार ने बल छीन लिया है शत्रुओं के, वीरों का, उनकी सेना का। वो पूरी तरह बलहीन हो गए हैं, इसलिए वो पर कटे हुए पक्षियों के समान उनकी स्थिति हो गई है। आइए काव्यगत सौंदर्य देखते हैं बच्चों। कवि ने महाराज छत्रसाल के तलवार की प्रशंसा करते हुए उसे नागिन के समान बताया है, जैसा आपने अभी पढ़ा। भाषा देखें ब्रज है, रस वीर है, गुण ओज है, छंद मनहरण कवित्व, आप पूरी तरह परिचित हो चुके हैं इससे। अलंकार देखें बच्चों, उपमा अलंकार कहां कहां था? भुज, भुजगेश और भुजंगिनी सी, इसमें समानता बताई गई। तो यहां उपमा अलंकार था। आगे और बढ़ेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश कहां था? खेद, खेद में पुनरुक्त प्रकाश। अनुप्रास देखें कहां कहां? दीह, दारुण, दलन, द की आवृत्ति बार बार हुई तो यहां अनुप्रास, पुनरुक्त में बार बार आना। अब देखिए यमक, देखिए बच्चों, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के। जैसा कि बच्चों आपको विदित है कि जब एक जैसे हो लेकिन अर्थ पूरी तरह अलग हो, कि एक ही शब्द आए दो बार लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता होती है, तो वहां यमक होता है। तो यहाँ देखें ये पर छीने और यहाँ पर छीने, यहाँ पर छीने का अर्थ पंख का छीण होना, पहले पर छीने, और यहाँ पर छीने का अर्थ है बल का क्षीण होना। यहाँ देखिए बर्छी ने और यहाँ बर्छी ने, तो यहाँ बर्छी यहाँ तलवार से अर्थ है, यहाँ बर्छी ने यहाँ बल के क्षीण होने से अर्थ है। तो अर्थों में पूरी तरह से भिन्नता, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दे बच्चों, इन पंक्तियों को एक बार ध्यान से देख लें। देखें जो अभी आपने दूसरा पढ़ा छंद, दूसरा पद, उसमें आप देखें ये दो पंक्तियां जो हैं ये रेखांकित है। आइए इसके आधार पर आपको कुछ आज के अभ्यास कार्य देती हूं। ध्यान दें आपको क्या क्या करना है। जो अभी आपने देखा, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, वो दो पंक्तियां, उसकी व्याख्या आपको करनी है। उपर्युक्त पद्यांश में वर्णित महाराज छत्रसाल की प्रशंसा को अपने शब्दों में लिखिए। आपने जो समझा है उसे अपने शब्दों में व्यक्त करें। महाराज छत्रसाल के पिता का क्या नाम था? आपने पढ़ लिया, बता लेंगे। और देखिए भुज, भुजगेश की वे संगिनी भुजंगिनी सी, उक्त पंक्ति में अलंकार बताइए। संप्राप्त हमने क्या पाया? हमने और आपने आज ये जान लिया इस पाठ के माध्यम से कि भूषण को अगर राष्ट्रीय चेतना के कवियों में शीर्ष पर रखते हैं तो क्यों रखते हैं। उनकी कला, उनकी दक्षता, उनका कौशल जिसको हम बार बार सुनते रहे, उसे हमने और आपने महसूस किया। उनके द्वारा वर्णित चरित्रों को हमने पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ पुनः मिलूंगी। धन्यवाद।